गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो जरा ध्यानपूर्वक देखिए। अनंत लंबाई या अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हमें ज्ञात करनी है। समझ गए होंगे। एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली चादर है, ठीक है। और कैसी चादर है? अचालक चादर है। अचालक और चालक ये दो प्रकार से आप पढ़ चुके हो। अचालक को नॉन कंडक्टिंग कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग बोल देते हैं, इंसुलेटर बोल देते हैं, जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, अचालक है। तो एक इस प्रकार की चादर है, अचालक है। तो हमने एक ऐसी चादर बना ली, ये निर्माण चादर का कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। और अनंत विस्तार की है, साथ में क्या है? आवेशित है। आवेशित का मतलब क्या है कि इसमें आवेश होगा। अनंत विस्तार की मतलब बहुत लंबा विस्तार है, मतलब इनफाइनाइट, और नीचे भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, ऐसी चादर है। और आवेशित है, तो हमने मान लिया इस प्रकार से आवेशित है, धनावेशित है। आप ऋणावेशित भी मान सकते हैं। धनावेशित ऋणावेशित मानने में अंतर कुछ नहीं है, बस विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, बाकी परिमाण सेम रहता है। आपको पता ही है दिशा क्यों बदलती है। धनावेशित और ऋणावेशित के चिन्ह के कारण दिशाएं चेंज हो जाती हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक अनंत विस्तार की मतलब ये भी बहुत लंबी है, ऐसे भी बहुत लंबी है, ऊपर नीचे इसका अनंत है। और दूसरा आवेशित मैंने करके दिखा दी। तीसरी ये अचालक सीट है। अब अचालक सीट का देखिए मतलब क्या होता है। अचालक सीट को जब भी कोई आवेश दिया जाता है किसी भी वस्तु को, चाहे अभी हम अगला पढ़ेंगे, अचालक हमें गोला दे दिया जाएगा, ठीक है, अचालक सिलेंडर दे दिया जाएगा। तो अचालक चीज में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आवेश देंगे तो वह आवेश उस पूरे की पूरी सीट पर या पूरे के पूरे गोले पर या पूरे के पूरे सिलेंडर पर पूरा का पूरा वितरित हो जाता है, मतलब उसके अंदर अंदर तक भी हो जाता है। जबकि जो चालक सतह होती है, चालक सतह में जो आवेश है वो केवल बाहरी सतह पर रहता है, केवल बाहर बाहर रहता है, अंदर नहीं जा पाता। जबकि अचालक में वह अंदर तक चला जाता है। अंदर तक का मतलब उसके बिल्कुल जहाँ पे पोर्शन है, सपोज मैंने आपको ये गोला बना के दिखाया, तो अगर ये हमारा कैसा गोला है? चालक गोला है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग गोला है। तो इसमें जो आवेश रहेगा वो केवल ऐसे सतह पर रहेगा, बाहर बाहर ऐसे बाहर रहेगा, ठीक है। और यदि इसी गोले को मैं क्या बना दूं, अचालक बना दूं, अचालक गोला बना दिया, तो अचालक गोले में जो आवेश है ये बाहर तो रहे, साथ में पूरे अंदर उसके आयतन वॉल्यूम में घुस जाता है। तो दोनों कंडीशन अलग हैं, ठीक है। दोनों के लिए हमें अलग अलग डेरिवेशन करने पड़ते हैं। तो इसलिए इन दोनों का ध्यान रखना है कि आप चालक के बारे में पढ़ रहे हैं या अचालक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम एक अचालक चादर के बारे में पढ़ रहे हैं। और चादर जो चीज़ होती है बहुत पतली चीज़ होती है, ठीक है। सीट बोलते हैं इसे सिंपल भाषा में, और पतली है, पतली भी बोल दिया और चादर भी बोल दिया, तो इसका मतलब बहुत ही एक थिक, बहुत पतली सीट हो गई। और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो सपोज इस बाह्य बिंदु, एक ये पी बिंदु बाहर ले लिया इस चादर के बाहर, और इस चालक के बाहर इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। और इस जो ये चादर की अगर हमें तीव्रता ज्ञात करने के लिए, जैसे कि आपको पता है क्या करना पड़ेगा, वही है गाउस की प्रमेय के हिसाब से गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ऐसा देखना है कि ऐसा गाउसियन पृष्ठ बनाए जो इन आवेश को घेर ले। गाउसियन पृष्ठ की कंडीशन ही यही है कि भैया सिमेट्रिकल हो और क्या कर ले, सिमेट्रिकल के साथ साथ आवेशों को घेर ले, ठीक। तो उसका हमको देखने को क्या मिल रहा है कि एक सिलेंडर, मतलब एक बेलन हम बनाएं, वो बेलन क्या कर जाएगा कि आवेश को घेर भी लेगा। तो हमने ये जो जिस पी बिंदु से पे हमें ज्ञात करना है, उस पी बिंदु से होकर जाता है इस प्रकार से बेलन का निर्माण कर दिया, ठीक है। और बेलन ऐसे बनाया जो कि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब समझिए, सिमेट्रिकल का मतलब है ये जो आवेशित सीट है
इस आवेशित शीट के दोनों तरफ बेलन का पोर्शन समान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा कर दिया हमने, एक तरफ कम कर दिया। तो इन चार्ज के इधर भी बेलन का सेम पोर्शन होना चाहिए और चार्ज के इधर भी बेलन का सेम पोर्शन होना चाहिए। तो ये हम कहेंगे सिमेट्रिकल। हमने एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया और इस गॉसियन पृष्ठ में एक पॉइंट ये P है, इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब जैसे ये आपको एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ दिख गया, तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के कारण अब हम इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे। ठीक है, इस सीट के इस सीट से इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ दिख रहा है आपको 3 भागों से मिलकर निर्मित है। एक भाग ये हो गया, इसको भाग नंबर 1 बोल दिया, एक भाग नंबर 2 ये हो गया और एक भाग नंबर 3 ये हो गया। ठीक है, और बेलनाकार पृष्ठ है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक होने के कारण जो ये हमारा ये मतलब आपका ये जो बना है बेलन, तो ये वाला एरिया अगर मान लिया इसका क्षेत्रफल A है, तो इस वाले एरिया का भी क्षेत्रफल A होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर पतला हो गया इधर मोटा हो गया, दोनों कंडीशन सेम है, दोनों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हमने A ही इनका क्षेत्रफल मान लिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल मान लिया A, तो इसमें जो छोटा पोर्शन होगा तो उसका क्षेत्रफल DA मान लिया। ठीक है, और उसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर, आपको पता ही है DA वेक्टर हो गया और DA वेक्टर की दिशा लंबवत बाहर की ओर हो गई, तो DA1 इसका हो गया। अब क्षेत्रफल समान है तो DA ही मान लिया। इसमें भी जो होगा उसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी और उसे DA2 मान लिया। ठीक है, और ये जो तीसरा पोर्शन वक्र पृष्ठीय हो गया, इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो DA3 हो गया। मतलब DA3 वक्र पृष्ठ है तो उसकी जो एरिया होगा वो बदलेगा, तो इसलिए हमने इसको DA3 मान लिया। ये DA1 हो गया, DA2 हो गया और क्षेत्रफल इसका DA3 हो गया, इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर हो गई। ठीक है, सेम वही कहानी जो हमने पहले की थी वही इसमें करनी है कि इस आवेशित प्लेट के कारण गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स होगा जो कि इस गॉसियन पृष्ठ से गुजर रहा होगा वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले एक पोर्शन, फिर दूसरे पोर्शन, फिर तीसरे पोर्शन से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। कुल विद्युत फ्लक्स के लिए उन तीनों को जोड़ देंगे और फिर गाउस की प्रमेय से भी ज्ञात करेंगे। और फिर तो देखिए, सबसे पहला भाग 1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल दीजिए। भाग 1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो भाग 1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या मान लिया φ1 है और φ1 का फॉर्मूला आपको पता ही है, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E.ds1। अभी देखिए E का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपको पता है धनावेशित प्लेट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी बाहर की तरफ, इधर पूरे पोर्शन में बाहर। और सीट है, इस प्रकार की एक सीट है और सीट में जो आवेश है वो धनावेशित है, धनावेश है। तो अगर सीट के इस पोर्शन में देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, और अगर विपरीत पोजीशन में देखें सीट के पीछे की तरफ से देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से होगी, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो सीट के इधर भी E और सीट के पीछे भी E की डायरेक्शन आपको पता चल गई। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम φ1 बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E.ds1, अब यहाँ पे हमने क्षेत्रफल A1 माना है तो A1 वेक्टर मान लिया, दोनों वेक्टर राशि हैं। ठीक है, तो अभी देखिए φ1 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, सरफेस इंटीग्रल ऐसे रहेगा, इन दोनों E और DA1 का डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर हर का निशान हट जाएगा, EDA1 cos थीटा। अब देखिए कितने अंश का कोण बन रहा है, दोनों इधर देखिए E की दिशा भी यही है और एरिया वेक्टर जो है आपका क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा भी यही है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल EDA1। अब आपको पता है विद्युत क्षेत्र हर जगह समान है, तो विद्युत क्षेत्र को समाकलन के बाहर निकाल देंगे, समाकलन के अंदर बच जाएगा DA1। समाकलन DA1 की वैल्यू, मतलब देखिए मैंने बोला था ये छोटा पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल DA1 है, और अगर हम पूरे इस पोर्शन की क्षेत्रफल निकालें तो हमने मान रखा है, पहले ही बता रखा है आपको कितना क्षेत्रफल है, A है, तो DA1 समाकलन को हम
ए लिख सकते हैं। तो φ1 की वैल्यू आपकी जो निकल के आ जाएगी वो हो गई ई ए। ये समीकरण नंबर 1 है, इसकी जगह हमने ए लिख दिया। ठीक, अभी ऐसे ही भाग 2 से भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे। भाग 2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए। तो अभी तक इतने हमने फ्लक्स निकाल लिए, अब तो आप स्वयं भी निकाल रहे होंगे। φ2 अपने आप ही आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ रहा होगा कि क्या करना है। देखिए यहाँ देखिए, ये दूसरा नंबर का पोर्शन है। दूसरे नंबर से देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये बताइए तीर के निशान के माध्यम से ई की दिशा इधर की तरफ है, आउटवर्ड, और A2 की भी दिशा भी आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो ई और A2 दोनों की दिशाएं समान है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो कितना बन जाएगा, φ2 बराबर सरफेस इंटीग्रल वही हो जाएगा ई डॉट डी A2 वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे, सरफेस इंटीग्रल आपका कितना आ जाएगा, ई डी A2 cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और फिर ई बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल डी A2 हो जाएगा। और ई A2 मतलब ये वाला पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल ए है, आपको पता ही है। तो इसकी जगह भी ए लिख देंगे, तो आपका जो आ जाएगा ई ए, ये भी आ गया। तो φ2 की वैल्यू भी आपको ई ए प्राप्त होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। ठीक है, अभी तीसरा देखिए। तीसरे में आपको देखिए, अब इसमें तीसरा कंडीशन जो ये यहाँ से दिख रहा है, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा आउटवर्ड है, इधर बाहर की तरफ है, और DA3 है। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री बनने के कारण cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस वाले पृष्ठ से, मतलब जो वक्र पृष्ठ है, इससे कोई भी विद्युत फ्लक्स इस बार नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वही भाग 3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अभी आपको बताया कि दोनों किस किस के बीच, φ3 इजिकल टू देखिए सरफेस इंटीग्रल ई डॉट DS3, और ई और DS3 के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण φ3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो समीकरण नंबर 3 आपकी ये प्राप्त हो गई। तो आपको φ1 प्राप्त हो गया, φ2 प्राप्त हो गया, φ3 प्राप्त हो गया। तो इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो गया। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं। देखिए गाउसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो देख लीजिए। गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमने मान लिया कितना, φ है। तो φ इजिकल टू φ1 हो जाएगा, φ2 हो जाएगा, और φ3, इन तीनों का जोड़ हो जाएगा। आपने अभी देखा पीछे से φ1 की वैल्यू आपकी आई थी ई ए, φ2 की वैल्यू भी आई थी ई ए, φ3 की वैल्यू आई थी 0। तीनों मान इसमें रख दें, तो देखिए φ1 की वैल्यू ई ए, φ2 की वैल्यू भी ई ए, φ3 की वैल्यू 0। तो इस प्रकार में φ का मान कितना मिल गया, 2em। ठीक, ये अब आपको पता चलेगा। ठीक, अभी वही चीज़ जो हमने इससे पहले टॉपिक में भी करी थी, अब गाउस की प्रमेय से। ठीक है, गाउस की प्रमेय आपको पता है, गाउस की प्रमेय के अनुसार कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है। गाउस की प्रमेय के अनुसार φ इजिकल टू कितना होता है, Q/ε0। ठीक, अब मेन चीज़ है यह Q। ठीक, Q का मतलब क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश। अब यहाँ जरा ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो आवेश है आपका इस पृष्ठ में सतत रूप से वितरित है। और जब आवेश सतत वितरण, मैंने आपको पढ़ाया था 3 प्रकार के सतत वितरण बताए थे। एक रेखीय आवेश घनत्व बताया था, एक क्षेत्रीय आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। तो ये क्षेत्रफल पर आवेश आपका वितरित है। ठीक है, क्षेत्रफल पर आवेश वितरित है, तो आपको कौन सा यूज करना होगा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और उसका वैल्यू, उसका मान आपको पता है, उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा इजिकल टू कितना होता है, Q/A पर यूनिट एरिया में आवेश की मात्रा को सिग्मा कहते हैं, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमने एक स्पेशल वीडियो बना के पहले आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो सिग्मा बराबर Q/A। तो अभी देखिए हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो गाउसियन पृष्ठ है, ये गाउसियन पृष्ठ इस जो चादर है, इस चादर को अंदर से चीरती हुई निकल रही है। ठीक है, तो चीरती हुई निकल रही है, तो जितना क्षेत्रफल ये ए है इतना ही क्षेत्रफल ये ए है। तो जो चीरती हुई निकलेगी उसका भी तो क्षेत्रफल यही ए होगा। ठीक है, तो ये इतने क्षेत्रफल में जितने आवेश होंगे, हमें उस आवेश से मतलब है, हमें इस पूरे आवेश से मतलब नहीं है। ठीक है,
हमें किस आवेश से मतलब है भैया, जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश आ रहे हैं, हमें केवल उससे मतलब है। अगर वो आवेश हमने कैलकुलेट कर लिए तो उसका मान हम यहाँ इस क्यू पर रख देंगे और फिर हम अपना जो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आवेश गुजरेगा। ठीक, आपको पता है, क्या पता है कि यदि ए का मान 1 हो, मतलब एकांक हो, तो Q और सिग्मा आपस में बराबर होते हैं। मतलब यदि ये जो आपका चादर है, इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसमें उपस्थित आवेश कितने के बराबर होगा? सिग्मा के बराबर होगा। समझ गए? अगर एरिया 1 है तो Q इजिकल टू कितना हो गया? सिग्मा के बराबर हो गया। समझ गए होंगे? तो एरिया पे क्या डिपेंड कर रहा है? आपका सिग्मा। ठीक, तो सिग्मा जैसे जैसे आपका एरिया चेंज होगा वैसे वैसे सिग्मा भी चेंज होगा। ठीक, तो इसके अनुसार देखिए, अगर एरिया आपका कितना आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो एरिया जब ए आ गया तो आवेश का मान कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। तो इसी सिग्मा, क्योंकि हमको यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है? ए एरिया दिया हुआ है, तो इस एरिया में कितने आवेश होंगे वो हम ए के आवेश घनत्व से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में आवेश हो जाएगा सिग्मा, 2 मीटर में हो जाएगा 2 सिग्मा, 3 मीटर में 3 सिग्मा। तो इस प्रकार जो हमारा ए मीटर स्क्वायर एरिया है उसमें कितना आवेश हो जाएगा? सिग्मा ए। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए हम सिग्मा की जगह क्या रख, यहाँ क्यू की जगह क्या रख देंगे? सिग्मा ए, और एप्सिलॉन नॉट जैसा था वैसा है ही। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तक 3 समीकरण हमने ये मानी रखी थी, और ये चौथी समीकरण हो जाएगी और ये 5वीं समीकरण हो जाएगी। और समीकरण 4 और 5 को आपस में बराबर रख देंगे। वो आपको पता ही है क्यों बराबर रख देंगे, क्योंकि जो यह विद्युत फ्लक्स है, चाहे वो 4 से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स हो, चाहे वो 5 से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स हो, दोनों एक ही गॉसियन पृष्ठ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों को आपस में बराबर रख देंगे। तो देखिए क्या है, समीकरण 4 में सिग्मा फाई का मान है 2EA, जबकि इसमें जो फाई का मान है वो कितना हो गया? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो निकल गया है। ठीक है, दोनों को बराबर रख दिया। ए से ए कैंसिल हो गया, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार हमें क्या ज्ञात हो गया कि कोई भी हमारे पास ये देखिए एक आवेशित समतल पतली अचालक चादर है। ठीक है, आवेशित भी है, समतल भी है, पतली भी है और अचालक है। ऐसी चादर है, और इस चादर के कारण किसी भी बाह्य बिंदु पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसका मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कहीं पे भी हम ज्ञात कर लें तो हमें उसका मान यही प्राप्त होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, और जो मैंने ये चालक अचालक आपको समझाए उसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार, लेकिन जब भी मैं कॉपी चेक करता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ना लिख के यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। तो वो पता नहीं क्यों लिखते हैं, जबकि बार बार समझाया जाता है ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा शायद जो मैं अगला इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्या पता उससे कंफ्यूज होकर वो लिख देते हैं। लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कोई भी अचालक सीट है और उस अचालक सीट के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो इसी का ही यूज करते हुए मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक समझिए और उसका फिर हम आगे यूज करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक चालक के बीच में बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वही चीज़ जो हमने पढ़ी वो अब एक सिंगल न रह के 2 सीट बन गई। एक सीट धनावेशित हो गई और दूसरी क्या हो गई? ऋणावेशित। तो मान लिया ये हमारी एक सीट है और ये सीट क्या है? पूरी की पूरी एक धनावेशित सीट है, और इसके ही पास में एक क्या है? ऋणावेशित सीट है, और दोनों एक दूसरे के क्या बताया गया है? समांतर हैं। दोनों सीटें नॉन कंडक्टिंग है, अचालक हैं।
तो दूसरी सीट इस प्रकार से ऋण आवेशित सीट हो गई। अब इन दोनों सीट के एक तो पूछा है बीच में कितना, दोनों सीटें हैं, एक इधर है एक इधर है, और इनके बीच में पूछ लिया भैया कितना विद्युत क्षेत्र होगा, और इनके बाहर तो एक बाहर एक पोर्शन ये भी बाहर है और एक पोर्शन ये भी बाहर है। तो इन 3 पोर्शन में पूछा गया भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। देखिए दोबारा से देख लीजिए, धन तथा ऋण आवेशित, एक धन आवेशित है एक ऋण आवेशित है, समांतर सीट हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, अचालक चादर है, अचालक हैं दोनों के दोनों, इनके बीच में तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें कोई वो गॉसियन पेस्ट और ये बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है भैया, एक सीट के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर चुके हैं, उसका मान आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी का ही यूज करना है अब हमें। ठीक है, अब देखिए ये ऋणावेशित है धनावेशित है, तो दिशाओं का बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। तो दिशाएं कैसे देखेंगे, देखिए पहले ये आप इधर देख लीजिए, ये धनावेशित प्लेट है, तो जहाँ पे भी मैंने आपको बोला था दिशा निकालनी है कि भैया, तो एक मन मन में ही एक वहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक धन टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी मन मन में एक धन टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे भी मन मन में एक धन टेस्ट चार्ज मान लेंगे। तो पहले इस पर कंसंट्रेट करो। तो इस पर देखिए, इसके कारण जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। तो पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, पहली प्लेट के कारण दिशा E1 बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये ऋणावेशित है, ये धन मान रखा है, तो दोनों के बीच में आप देख लो क्या होगा, पॉजिटिव इसको खींचेगा तो इसकी दिशा भी किधर होगी, इधर की तरफ होगी, E2। ठीक, अभी इस पे देख लीजिए, पहले इसके कारण देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 क्या होगी, इस डायरेक्शन में बाहर की ओर। दूसरा ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर अंदर की ओर, तो E2 की डायरेक्शन ही होगी। समझ गए होंगे। सेम इधर देख लीजिए, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर E1 बाहर की ओर इधर हो गया, और ये जो नेगेटिव है इसमें जो विद्युत क्षेत्र खींचेगा इसको अपनी ओर खींचेगा, तो E2 है। तो इस प्रकार अब हमें इन तीनों बिंदुओं पर, मान लो ये बिंदु का नाम A हो गया, इस बिंदु का नाम B हो गया और इस बिंदु का नाम C हो गया, तो A B C तीनों बिंदुओं पर इन दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं ज्ञात हो गई। ठीक है, अब A पर देखिए, अगर आप A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो विद्युत क्षेत्र देखिए, टोटल विद्युत क्षेत्र जो दो दिशाएं सेम है, B इस दिशा में, E2 B इस दिशा में है, तो टोटल विद्युत क्षेत्र सपोज E है, तो वो उन दोनों का जोड़ हो जाएगा, E=E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे B पर अगर विद्युत क्षेत्र आप ज्ञात करें, तो B पर विद्युत क्षेत्र E है, तो वो इन दोनों का माइनस होगा। ठीक है, E1 में से E2 को माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। ऐसे C पर भी अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो E= कितना होगा, E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, हम E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं, E1, लेकिन वो किस पे करता है, बड़े में से छोटा घटाएंगे। अभी परिमाण देख लेते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा लेंगे। ठीक है, अभी देखो परिमाण कितना होगा, देखो चादर है। ठीक है, अब चादर के कारण किसी भी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपने ज्ञात करी, परिमाण आपको पता है, चाहे वो E1 हो चाहे E2 हो, दोनों के मान सेम आएंगे। ठीक है, और क्यों सेम आएंगे, क्योंकि दोनों एक अचालक चादर सीट है। ठीक है, और कितना मान आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे भी E1 की वही वैल्यू रख दो, यहाँ पे E2 की वही वैल्यू रख दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएंगे, हाफ हाफ जुड़ के 1 हो जाता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में जो आपका कुल विद्युत क्षेत्र आ गया वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही मेरे को लगता है कि सबको कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, वो आपका दो चादरों के बीच में विद्युत क्षेत्र है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि एक सिंगल चादर के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अभी देखिए जब बी के पोर्शन में निकाल रहे तो E1 भी वही चीज़ है, E2 भी वही चीज़ है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो कितना परिणाम हो जाएगा, 0। ऐसे ही सेम इधर भी 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या ज्ञात हुआ कि धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक चादर सीट के जो बीच में है वो तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि बाहर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, ये पोर्शन मैंने आपको बता दिया, इसे भी ध्यानपूर्वक समझें। और इसी से ही जुड़ा हुआ एक और थोड़ा सा छोटा सा चीज़ और मैं बताता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, ये देखिए अगला जो बता रहे हैं, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक, अब आ गया क्या, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ये कोई नेक्स्ट अलग से टॉपिक नहीं है, ये भी इसी का ही जो हमने आपको पढ़ाया था,
ये वाला पोर्शन, ये अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वाले पोर्शन का ही एक ये सोच सकते हैं इसका एक अनुप्रयोग टाइप का बना रहे हैं हम। देखिए कुछ नहीं है, अब यहाँ चालक आ गया। चालक अचालक में मैंने आपको मेन डिफरेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था कि चालक जो होता है उसको जैसे ही आवेश देंगे तो उसके बाहर केवल रहता है, अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता, जबकि अचालक में आवेश अंदर सतह तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब हम चालक की बात कर रहे हैं इसमें। तो हम और साथ में चालक क्या है, प्लेट का मतलब क्या हो गया, थोड़ी सी मोटी चादर जो है, चादर से मोटी चीज़ हो गई प्लेट। तो उसको अब हम समझते हैं। देखिए तो इस प्रकार की एक हमारी ये मोटा मान लिया, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये दो चादर से मिलके बन गए। एक तो चादर नंबर 1 ये हो गई, चादर नंबर 2 ये हो गई, तो ये मिलके एक प्लेट बन गया, मोटा पोर्शन बन गया प्लेट का। ठीक है, प्लेट का मतलब चादर 2 प्रकार की। अब कैसी है, चालक है, तो जैसे हम इसको आवेश देंगे तो वो आवेश क्या होगा, केवल इसके बाहर सतह पर एकत्रित हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। जो ये वाला पोर्शन है अंदर वाला, इसमें कोई आवेश नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 प्रकार से, मतलब इस प्रकार से हमें 2 क्या प्राप्त हो जाएगी, ये चादर प्राप्त हो गई। एक चादर ये हो गई चादर नंबर 1, और एक चादर ये प्राप्त हो गई चादर नंबर 2। ठीक है, अब हमें 2 चादर प्राप्त हो गई। अब चादर के कारण हमें किसी भी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, आपको पता ही है कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका पूरा आपने डेरिवेशन इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, तो जब हमें 2 प्रकार, एक चादर ये प्राप्त हो गई, एक चादर ये प्राप्त हो गई, तो दोनों के कारण, दोनों का यूज करते हुए हम इस पूरी प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इस बाह्य बिंदु, ये पी बिंदु है, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक बार चादर नंबर 1 के कारण ज्ञात कर लो, चादर नंबर 2 के कारण ज्ञात कर लो, और दिशा के अनुसार उन्हें जोड़ लो या घटा लो। ठीक है, तो वही है, दिशा ध्यान रखनी है, वही है कि यहाँ पे अपने मन में क्या मानना है, एकांक परीक्षण धनावेश मानना है। और इस धनावेश और धनावेश, देखिए ये पहले चादर नंबर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धन में रिपल्सन होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ गई। मान लो इसकी नाम E1 की दिशा ये हो गई। दूसरा भी धन है, और धन में फिर रिपल्सन होगा, तो विद्युत क्षेत्र इसके कारण भी यही होगा, दिशा E2 ये हो गई। ठीक है, परिमाण भी आपको पता ही है भैया। तो क्या मान लिया, चादर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितना है, परिमाण आपको पता है, एक सिंपल चादर के कारण सिग्मा अपॉन कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ऐसे ही आप फिर दूसरा मान लो, चादर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर, वो भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम वही परिमाण होगा। ठीक, तो कुल निकाल सकते हैं। तो कुल कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र के लिए दोनों को जोड़ लो, E=E1 प्लस E2। दो को जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं सेम डायरेक्शन में है, आपको देख ही लिया। तो जोड़ने के पश्चात क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ के आधा जोड़ के पूरा हो जाता है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका मान आ गया। तो इस प्रकार एक जो आपकी चालक प्लेट है, उसके कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आई, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको ये 3 पोर्शन आज इस टॉपिक में क्लियर करे हैं। पहला पोर्शन अनंत विस्तार के आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें बताई। दूसरा, इसी में ही हमने आपको जो उसका ही एक प्रकार से अनुप्रयोग बता दिया, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक चादर के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के बताई। और तीसरा, उसका दूसरा अनुप्रयोग हम बोल सकते हैं, जो कि सेम उसी प्रकार से हमने किया, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि 2 चादर से मिलकर बनाई थी, उससे कर ली। तो इस प्रकार हमने ये 3 पोर्शन पढ़ लिए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। ठीक है, और कोई भी समस्या हो तो अवगत कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।